नमस्कार। और आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। इसका टाइटल है मेंटल हेल्थ और इसका विजुअल बड़ा इंट्रीगिंग है। एक दिमाग है जो एक फलक्रम पर यानी एक तराजू जैसी चीज पर बिल्कुल बैलेंस होकर रखा है। हाँ, और उसके चारों तरफ वो 3 रिंग्स भी तो है ना। सही कहा, जिन पर साफ शब्दों में फिजिकल, मेंटल और सोशल लिखा हुआ है। तो क्या मतलब निकलता है इस विजुअल का? देखिए, अगर हम स्लाइड के टेक्स्ट को देखें तो इसमें WHO की डेफिनेशन दी गई है। उसके हिसाब से मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी को कोई बीमारी या इलनेस नहीं है। तो फिर असली मतलब क्या है इसका? ये कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है। जैसे वो 3 रिंग्स दिखा रही हैं, माइंड, बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच का बैलेंस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा, मतलब ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। इस पर एक MCQ भी है। यहाँ पूछा गया है मेंटल हेल्थ का सही मीनिंग। ऑप्शंस हैं A नो इलनेस, B कंप्लीट वेलबींग, C गुड मूड या D फिजिकल फिटनेस। तो वही जो हमने डेफिनेशन में डिकोड किया, ऑप्शन B इसका सही जवाब है, कंप्लीट वेलबींग। परफेक्ट। अब आते हैं स्लाइड 2 पर, जिसका टाइटल है एंशियस डिसऑर्डर। यहाँ विजुअल बड़ा बेचैन करने वाला है। एक दिमाग है जिसके अंदर चमकते हुए लाल रास्ते या रेड ग्लोइंग पाथ्स बने हैं। ये चमकता हुआ लाल रंग ना एक झूठे अलार्म या फॉल्स अलार्म को दर्शाता है। स्लाइड के बुलेट पॉइंट्स यही समझाते हैं कि मरीज बिना किसी असली खतरे यानी रियल डेंजर के भी एक्सेसिव वरी और डर महसूस करता है। बिना खतरे के ही दिमाग सिग्नल देने लगता है। हाँ, दिमाग को लगता है बड़ा संकट है और इसका नतीजा ये होता है कि मरीज की डेली फंक्शनिंग बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। इसके कुछ टाइप्स भी दिए ना स्लाइड में? बिल्कुल, इसके 2 कॉमन प्रकार यहाँ बताए गए हैं, GAD यानी जनरलाइज एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर। काफी डिटेल में। इसका MCQ पढ़ता हूँ। एंजाइटी का मेन सिम्टम A हेलुसिनेशन, B लो मूड, C एक्सेसिव वरी, D मेमोरी लॉस। स्लाइड में जो लक्षण दिए हैं उसमें से क्लियरली एक्सेसिव वरी कहा गया है, तो सही जवाब है C एक्सेसिव वरी। सही बात है। अब स्लाइड 3 पर चलते हैं। इसका टाइटल है डिप्रेशन और इसका दृश्य बहुत ही अंधकारमय सा है। एक उदास सा दिमाग है जिस पर बारिश की बूंदें गिर रही हैं। ये बारिश लगातार छाई रहने वाली उदासी का प्रतीक है। स्लाइड में इसे लगातार लो मूड के रूप में बताया गया है और यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म यूज हुआ है, एनहेडोनिया। एनहेडोनिया, इसका क्या मतलब बताया है? इसका मतलब है रोजमर्रा के उन कामों में दिलचस्पी खत्म हो जाना जो पहले अच्छे लगते थे। साथ ही एनर्जी की भारी कमी और सीवियर स्लीप डिस्टर्बेंस इसके प्रमुख लक्षण हैं। नींद पर भी बड़ा असर पड़ता है मतलब? हाँ, और सबसे गंभीर बात जो यहाँ चेतावनी के रूप में लिखी है वो ये कि इसमें सुइसाइडल थॉट्स का जोखिम सबसे ज्यादा होता है। ये तो सच में बहुत गंभीर है। चलिए इसका MCQ देखते हैं। डिप्रेशन का की सिम्टम A यूफोरिया, B लो मूड, C हाइपर एक्टिविटी, D सस्पेशन। तो पहले बुलेट पॉइंट के आधार पर सही उत्तर है B लो मूड। स्लाइड 4 पर आते हैं अब। स्किज़ोफ्रेनिया, इसका चित्र काफी अलग है। एक खोपड़ी या स्कल है और उसका दिमाग ध्वनि तरंगों यानी साउंड वेव्स के संपर्क में है। ये साउंड वेव्स उस विकार को समझाती है। स्लाइड बताती है कि ये एक ऐसा गंभीर मानसिक विकार है जिसमें असलियत से नाता टूट जाता है, जिसे साइकोसिस कहा गया है। यहाँ असलियत से नाता टूट जाना मतलब मरीज को सच और झूठ में फर्क नहीं पता चलता। एकदम सही। इसके जो पॉजिटिव सिम्टम्स यहाँ दिए हैं वो है डिल्यूजन यानी भ्रम और हैलुसिनेशन। ये ध्वनि तरंगे इस हैलुसिनेशन को ही दिखाती हैं और इसमें मरीज का थॉट प्रोसेस और व्यवहार पूरी तरह डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। MCQ देखते हैं इस पर। स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है? A फोबिया, B हैलुसिनेशन, C मेनिया, D एमनीजिया। स्लाइड में दिए गए पॉजिटिव सिम्टम्स को देखें तो जवाब है B हैलुसिनेशन। अब स्लाइड 5 पर चलते हैं, जिसका नाम है फोबिया। यहाँ एक दिमाग के अंदर फियर वार्निंग सिस्टम दिखाया गया है जो किसी कीड़े या आंख को देखकर तुरंत ट्रिगर हो रहा है। ये ट्रिगर होना ही बताता है कि फोबिया आम डर नहीं है। ये किसी विशेष वस्तु, जानवर या स्थिति से होने वाला अतार्किक डर यानी इरैशनल फियर है। अतार्किक डर? पर क्या मरीज को पता होता है कि ये डर इलॉजिकल है? यही तो सबसे मुश्किल बात है जो स्लाइड में लिखी है। मरीज जानता है कि डर इलॉजिकल है, फिर भी वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। और इसका सबसे अच्छा इलाज यहाँ सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी बताया गया है। अच्छा, थेरेपी का नाम भी दिया है। इस पर MCQ है। फोबिया का मतलब
A. Normal fear, B. Irrational fear, C. Anger, D. Confusion. परिभाषा के अनुसार साफ है बी इरैशनल फियर। स्लाइड 6 पर देखते हैं OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यहाँ विजुअल में एक लूप बना हुआ है, एक तरफ ऑब्सेशन और दूसरी तरफ हैंड वॉशिंग का कंपल्शन, और ये गोल गोल घूम रहा है। ये घूमता हुआ लूप इस डिसऑर्डर को कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है। ऑब्सेशन का मतलब यहाँ बताया है अनचाहे बार बार आने वाले विचार जो इंटेंस एंजाइटी पैदा करते हैं। और इस एंजाइटी को कम करने के लिए क्या करते हैं मरीज? वही सेकंड पार्ट है कंपल्शन, मतलब उस चिंता को कम करने के लिए किया जाने वाला रिपीटेड बिहेवियर, जैसे चित्र में हैंड वॉशिंग दिखाया है। तो ये लूप कभी खत्म नहीं होता? इस पर पूछा गया MCQ है, रिपीटेड बिहेवियर किस डिसऑर्डर में दिखता है? A. OCD, B. डिप्रेशन, C. ऑटिज्म, D. ADHD। कंपल्शन वाली परिभाषा से एकदम स्पष्ट है कि जवाब है A. OCD। अब आते हैं स्लाइड 7 पर, ECT या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। यहाँ एक खोपड़ी को सीधे ECT मशीन से जुड़े हुए दिखाया गया है। बड़ा इंटेंस दृश्य है। विजुअल तो इंटेंस है और थेरेपी भी। स्लाइड कहती है कि कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक करंट के जरिए दिमाग में एक माइल्ड सीजर उत्पन्न किया जाता है। एक जानबूझकर लाया गया दौरान। ये कब यूज करते हैं? ये सिवियर डिप्रेशन और सुसाइडल मरीजों के लिए सबसे तेज और लाइफ सेविंग इलाज बताया गया है। एक और जरूरी पॉइंट यहाँ लिखा है, ECT से पहले सिक्रीशंस को कम करने के लिए एट्रोपिन दवा दी जाती है। एट्रोपिन का यूज होता है। MCQ देखते हैं, ECT कब दिया जाता है? A. माइल्ड फीवर, B. सिवियर डिप्रेशन, C. माइल्ड एंजाइटी, D. हेडेक। इस लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट का क्लियर यूज यहाँ दिया है, तो आंसर है B. सिवियर डिप्रेशन। नेक्स्ट है स्लाइड 8, डिफेंस मैकेनिज्म। यहाँ एक दिमाग है जिसे लाल तीरों के हमलों से बचाने के लिए हेक्सागोनल शील्ड्स ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। ये शील्ड्स असल में हमारी अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज हैं। स्लाइड बताती है कि ये हमारे ईगो को चिंता और तनाव से बचाती हैं, दर्दनाक सच्चाई या रियलिटी को मानने से साफ इनकार कर देते हैं। और दूसरा है प्रोजेक्शन, मतलब अपनी गलती दूसरों पर डाल देना। दिमाग का अपना खुद का डिफेंस सिस्टम। क्या बात है। इसका MCQ है, रियलिटी को इग्नोर करना क्या कहलाता है? A. डिनाइल, B. प्रोजेक्शन, C. रैशनलाइजेशन, D. रिग्रेशन। पहले एग्जाम्पल के हिसाब से सही उत्तर है A. डिनाइल। स्लाइड 9 पर आते हैं अब। ये थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन पर है। यहाँ दो लोग एक पुल से जुड़े हैं, उनके बीच एक चमकता हुआ कान और एक दिल दिखाया गया है। ये बहुत खूबसूरत चित्र है। कान मतलब सुनना और दिल का मतलब है सहानुभूति। स्लाइड बताती है कि ये नर्स और मरीज के बीच भरोसा यानी ट्रस्ट और हीलिंग बनाने की एक टेक्निक है। तो इसके टूल्स क्या हैं? एक्टिव लिसनिंग और एम्पैथी को इसके सबसे जरूरी टूल्स बताया गया है। इसका मेन मकसद ये है कि मरीज को अपनी अंदरूनी भावनाएं, फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए पूरी तरह इनकरेज किया जाए। अच्छा, इस पर MCQ पूछा गया है, बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल कौन सी है? ऑप्शंस हैं A. जजिंग, B. लिसनिंग, C. इग्नोरिंग, D. आर्ग्यूइंग। तो चमकते हुए कान के प्रतीक से साफ है कि इसका जवाब B. लिसनिंग है। स्लाइड 10 पर चलते हैं। इंसोम्निया। यहाँ दृश्य में एक टूटी हुई घड़ी दिखाई दे रही है और कुछ स्लीप वेव्स हैं। टूटी घड़ी यानी स्लीप डिसऑर्डर का प्रतीक। ये वही स्थिति है जहां नींद आने में या फिर लगातार सोते रहने में अत्यधिक कठिनाई होती है। और इसका असर दिन पर भी पड़ता होगा ना? बिल्कुल। यह लिखा है कि दिन में थकान रहती है, मतलब डे टाइम फटीग, फोकस की कमी और मूड स्विंग्स इसके परिणाम है। और इलाज क्या बताया इसका? स्लाइड में प्राइमरी इलाज के रूप में स्लीप हाइजीन में सुधार लाने और रिलैक्सेशन के तरीकों को अपनाने पर जोर दिया गया है। सही है। MCQ देख लेते हैं। स्लीप प्रॉब्लम क्या कहलाता है? A. हाइपरसोम्निया, B. इंसोम्निया, C. नार्कोलेप्सी या D. एप्निया। सही विकल्प बिल्कुल सीधा सा है, B. इंसोम्निया। स्लाइड 11 पर चलते हैं अब। बाइपोलर डिसऑर्डर। इसका विजुअल बड़ा अजीब और एब्स्ट्रैक्ट है। आग जैसी नारंगी लहर और बर्फ जैसी नीली लहर। हाँ, आग और बर्फ ये बिल्कुल एक्सट्रीम मूड स्विंग्स को दर्शाता है, जो इस कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर की पहचान है। मतलब दोनों अलग अलग एक्सट्रीम्स? बिल्कुल। इसमें दो चरण होते हैं।
एक है मेनिया, ये वही आग वाली साइड है जिसमें इंसान हाइपर एक्टिव हो जाता है, यूफोरिया या बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता है और लगातार बोलता रहता है। और दूसरा चरण वो नीली बर्फ वाली लहर, वही डिप्रेशन का फेज है जिसमें एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, उदासी और होपलेसनेस या निराशा का अंधकार छा जाता है। दोनों एक्सट्रीम एक ही बीमारी में। इसका एमसीक्यू है, मूड स्विंग्स किस डिसऑर्डर में होते हैं? ए सिजोफ्रेनिया, बी बायोपोलर डिसऑर्डर, सी फोबिया, डी जीएडी। एक्सट्रीम मूड स्विंग्स की ये पूरी डिटेल इसी की है, तो जवाब है बी बाइपोलर डिसऑर्डर। हाँ, स्लाइड 12 पर देखते हैं। इसका नाम है डिल्यूजन। इस चित्र में दिमाग को एक मेटल शील्ड से सुरक्षित दिखाया गया है और उस शील्ड पर फैक्ट्स और लॉजिक लिखी हुई गोलियां टकराकर वापस लौट रही हैं। ये विजुअल एक्चुअली बहुत सटीक है। स्लाइड कहती है कि डिल्यूजन बेसिकली एक फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ होता है, एक ऐसा झूठा विश्वास जो लॉजिक या सबूत देने पर भी नहीं बदलता। तो लॉजिक वाली गोलियां इसीलिए बाउंस हो रही हैं वहां। एग्जैक्टली ये मुख्य रूप से थॉट यानी सोच का विकार है। यहाँ एक एग्जाम्पल भी है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, जिसमें मरीज को लगता है कि लोग उसे मारना चाहते हैं। बड़ा मुश्किल होता होगा ऐसे में कन्विंस करना। चलिए एमसीक्यू देखते हैं। फॉल्स बिलीफ क्या है? ऑप्शन ए हालुसिनेशन, बी डिल्यूजन, सी इल्यूजन, डी फोबिया। टाइटल की शुरुआत ही यही है, तो आंसर है बी डिल्यूजन। स्लाइड 13 पर आते हैं। हालुसिनेशन, चित्र में एक कान है और वहां से दिमाग तक कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उसी इल्यूजन को डिकोड करते हैं। स्लाइड बताती है कि बिना किसी असली बाहरी स्रोत के, यानी जब रियल एक्सटर्नल सोर्स या स्टिमुलस एब्सेंट हो, तब भी कुछ देखना या आवाज सुनना। बिना किसी आवाज की ही सुनाई देना? हाँ, एक्चुअली ये परसेप्शन का विकार है, देखने या सुनने का। और स्लाइड में बताया गया है कि स्किज़ोफ्रेनिया में ऑडिटरी हेलुसिनेशन सबसे आम होता है। एमसीक्यू देखते हैं इस पर। आवाज सुनना बिना सोर्स के क्या है? ए इल्यूजन, बी डिल्यूजन, सी हेलुसिनेशन, डी ऑब्सेशन। स्लाइड की इंफॉर्मेशन के हिसाब से आंसर सी हेलुसिनेशन है। अब स्लाइड 14 पर बढ़ते हैं। इसका टॉपिक है ऑटिज्म। इस स्लाइड का विजुअल बड़ा उदास करने वाला है। एक बच्चा ट्रांसपेरेंट बक्से के अंदर अकेला बैठा है जबकि बाकी बच्चे बाहर हैं। वो बक्सा आइसोलेशन दिखाता है। यहाँ लिखा है कि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो अर्ली चाइल्डहुड यानी बचपन में ही शुरू हो जाता है। तो इस बक्से का दरअसल क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब है कि सामाजिक संपर्क यानी सोशल इंटरैक्शन और कम्युनिकेशन में गंभीर कठिनाई आती है मरीज को। साथ ही आम संकेत हैं रेपिटेटिव बिहेवियर्स और बहुत ही लिमिटेड आई कांटेक्ट रखना। अच्छा, तभी वो दूसरों से अलग दिखाया गया है। एमसीक्यू देखते हैं। ऑटिज्म में डिफिकल्टी किस में होती है? ए स्लीपिंग, बी सोशल इंटरैक्शन, सी ईटिंग, डी वॉकिंग। सही विकल्प चुने तो वो है बी सोशल इंटरैक्शन। स्लाइड 15 पर आते हैं। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दिमाग के अंदर बहुत सारी बिजलियां या लाइटनिंग स्पार्क्स चमक रही हैं। वो लाइटनिंग स्पार्क्स एक्सेसिव एनर्जी को दिखाती हैं। बच्चों में फोकस न कर पाना, इनअटेंशन और एक जगह शांति से न बैठ पाना इसके मेन डिटेल्स हैं। मतलब कॉन्स्टेंटली हिलते रहना? हाँ, मुख्य लक्षण हाइपर एक्टिविटी और अत्यधिक इम्पल्सिविटी यानी जल्दबाजी होते हैं, जिसकी वजह से स्कूल का प्रदर्शन और डेली टास्क्स बुरी तरह प्रभावित होते हैं। एमसीक्यू है यहाँ। ADHD का सिम्टम क्या है? ए हाइपर एक्टिविटी, बी डिप्रेशन, सी हेलुसिनेशन, डी डिल्यूजन। बुलेट पॉइंट्स के अनुसार सही जवाब है ए हाइपर एक्टिविटी। अब आते हैं स्लाइड 16 पर, सुसाइड प्रिवेंशन। इस चित्र में किसी अस्पताल के कमरे का स्कैन दिखाया गया है जहां तेज और खतरनाक चीजों पर लाल एक्स का निशान लगा है। वो लाल निशान एक स्ट्रिक्ट एक्शन प्रोटोकॉल दिखाता है। स्लाइड के मुताबिक सबसे पहला कदम होता है मरीज के सुसाइडल विचारों और प्लानिंग का सटीक रिस्क असेसमेंट करना। और इसके बाद एज अ नर्स क्या एक्शन लेना होता है? सबसे जरूरी नर्सिंग एक्शन बताया गया है 1-on-1 क्लोज ऑब्जर्वेशन, मतलब लगातार करीबी नजर रखना। साथ ही कमरे से सभी शार्प और खतरनाक चीजों को हटा देना ताकि पूरी तरह सुरक्षित वातावरण मिल सके। सुरक्षा बहुत जरूरी है। इस पर एमसीक्यू है, सुसाइड रिस्क में सबसे पहले क्या करें? ए गिव स्पेस, बी क्लोज ऑब्जर्वेशन, सी इग्नोर देम, या डी
रिस्ट्रेन टाइटली। स्लाइड में दिए गए प्रायोरिटी एक्शन के हिसाब से बी क्लोज ऑब्जर्वेशन सही उत्तर है। स्लाइड 17 पर चलते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। यहाँ सिनैप्स यानी तंत्रिका संधि का दृश्य है। कुछ चमकते हुए कैप्सूल्स हैं जो रिसेप्टर्स के रास्तों को ब्लॉक कर रहे हैं। ये चमकते कैप्सूल्स उन दवाइयों को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। स्लाइड बताती है कि ये दवाइयां दिमाग में एक्स्ट्रा डोपामीन लेवल को ब्लॉक या बैलेंस करने का काम करती हैं। अच्छा, और ये किस डिसऑर्डर के इलाज में दी जाती हैं? इनका मुख्य रूप से उपयोग स्किज़ोफ्रेनिया और एक्यूट साइकोसिस के इलाज में होता है, लेकिन साथ में मॉनिटर करना भी जरूरी है। मॉनिटर क्यों करना है? कोई साइड इफेक्ट है? हाँ, EPS यानी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स वाले साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। उसके लिए मॉनिटरिंग लिखी है यहाँ। MCQ देखते हैं इस पर। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स किसके लिए यूज होती हैं? A डिप्रेशन, B स्किज़ोफ्रेनिया, C इंसोम्निया, D एंजाइटी। इनके मेन यूज के अकॉर्डिंग सही जवाब है B स्किज़ोफ्रेनिया। स्लाइड 18 पर आते हैं। इसका नाम है मेंटल स्टेटस एग्जाम या MSE। चित्र में एक होलोग्राफिक क्लिपबोर्ड है जिस पर किसी मरीज के अपीयरेंस, बिहेवियर और मूड का आकलन हो रहा है। ये MSE दरअसल एक ऑब्जेक्टिव टूल की तरह काम करता है। इसका मकसद होता है मरीज की वर्तमान साइकोलॉजिकल कंडीशन की जांच करना। तो इस क्लिपबोर्ड पर क्या-क्या चेक होता है? इसके मुख्य हिस्से यहाँ लिस्ट किए गए हैं: अपीयरेंस, बिहेवियर, स्पीच, मूड और थॉट। इन सब की जांच करके एक सही साइकियाट्रिक डायग्नोसिस बनाने में बहुत मदद मिलती है। काफी सिस्टमैटिक प्रोसेस है। MCQ है यहाँ। MSE में मेनली क्या चेक होता है? ब्लड प्रेशर, B मूड, C बॉडी वेट या D डाइजेशन। इनमें से जो हिस्सा यहाँ इस एग्जाम में लिखा है वो है B मूड। अब स्लाइड 19 पर चलते हैं। साइकियाट्रिक नर्सिंग रोल। यहाँ एक दिमाग को सुरक्षित और सहारा देते हुए 2 हाथ दिखाए गए हैं। बिल्कुल, ये हाथ केयर और सपोर्ट को दर्शाते हैं। स्लाइड के अनुसार नर्स की भूमिका बहुत मल्टी डायमेंशनल है। उन्हें फिजिकल केयर के साथ साथ थेरेपी में मदद और गहरा इमोशनल सपोर्ट भी देना होता है। और इसके अलावा वातावरण भी मैनेज करना होता है ना? हाँ, एक सुरक्षित और थेरेप्यूटिक वातावरण बनाए रखना, जिसे मिलियोथेरेपी कहा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नर्स को मरीज का एडवोकेट बनना होता है। एडवोकेट बनना यानी राइट्स की रक्षा करना। जी हाँ, उनके सम्मान यानी डिग्निटी और उनके अधिकारों की पूरी तरह रक्षा करना। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सच में। इसका MCQ है, साइकियाट्रिक नर्स का मेन रोल क्या है? A प्रिस्क्राइब मेडिसिन, B सपोर्ट पेशेंट, C परफॉर्म सर्जरी या D पनिश बिहेवियर। यहाँ जो रोल्स डिस्कस हुए हैं उनके अनुसार सही जवाब है B सपोर्ट पेशेंट। और अब हम आज के इस डीप डाइव की आखिरी स्लाइड पर हैं। स्लाइड 20 सब्सटेंस अब्यूज। इसका दृश्य काफी इंटेंस है। एक दिमाग जो जंजीरों से बंधा हुआ एक नाले या ड्रेन में पड़ा है और उसके ऊपर से ढेर सारी दवाइयां या पिल्स गिर रही हैं। ये विजुअल एडिक्शन की जंजीरों और तबाही को प्रॉपरली दिखाता है। स्लाइड में इसे शराब या ड्रग्स के हानिकारक उपयोग के रूप में समझाया गया है, जिससे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। यहाँ एडिक्शन और डिपेंडेंस टर्म को भी डिफाइन किया है ना? हाँ, इसका क्लियर मतलब दिया है, ऐसी स्थिति जहां शरीर और दिमाग उस सब्सटेंस के बिना काम ही ना कर सके। तो ऐसे में नर्सिंग का क्या रोल होता है? नर्सिंग का एक बड़ा रोल बताया गया है विड्रॉल सिम्टम्स को सुरक्षित तरीके से मैनेज करना, जब मरीज वो सब्सटेंस छोड़ने की कोशिश करता है। समझ गया। चलिए स्लाइड का आखिरी MCQ भी देख लेते हैं। एडिक्शन किसे कहते हैं?